चलिए आज हम लोग देखेंगे वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चलिए तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन किस पर होगा, कब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, कब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन करेंगे। देखिए वर्धमान फलन इंक्रीजिंग फंक्शन, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वर्धमान फलन इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि माना वास्तविक फलन f के प्रांत में एक खुला अंतराल i है। i जहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है, i पूर्णांक से मतलब है, यहाँ पे i का मतलब क्या है, पूर्णांक से आशय है। तब f अंतराल i में f यानी कि f यानी फंक्शन यानी फलन अंतराल i में वर्धमान फलन कहलाता है। कब, यदि ये कंडीशन फॉलो करेगा, ये जो दिया गया कंडीशन वो फॉलो करेगा, अगर इस कंडीशन पर रहेगा तो वो फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2, यानी कि x1 का मान x2 से क्या होना चाहिए, छोटा होगा। तब f1 इज लेस आर इक्वल, f1 इज लेस आर इक्वल यहाँ पे fx2, f1 इज लेस आर इक्वल fx2, जहाँ पर ये चिन्ह का मतलब होता है जहाँ x1 और x2 क्या है, पूर्णांक के अवयव है। ठीक है, पूर्णांक के अवयव है। तो यानी कि जो x1 छोटा वैल्यू रखने पे फंक्शन में और बड़ा वैल्यू रखने पे, तो छोटे वैल्यू और बड़े वैल्यू यानी कि दोनों क्या है, इज लेस देन है ना, तो हमारा ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, f1 इज लेस आर इक्वल fx2, तब हमारा फलन दिया गया फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, जहाँ पे x1 क्या है, x1 और x2 इंटीजर्स हैं, क्या है, इंटीजर, यानी कि मान लीजिए कि -1 आया, -2 भी आ सकता है x1 का मान, +1 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है, इसे इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, ये ठीक है। अब इसको ग्राफ की सहायता से समझ लेते हैं कि वर्धमान फलन क्या है। तो ये देखिए, ये r इक्वल का चिन्ह रहेगा, इजलेस r इक्वल का चिन्ह रहेगा, तो क्या होगा हमारा, ये फलन वर्धमान क्यों लगा। वर्धमान में क्या होता है, वर्धमान में लगातार बढ़ता भी रहता है, बढ़ भी रहा है और समान, घटेगा नहीं, वर्धमान में क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन वहीं पे स्थिर हो सकता है। ग्राफ क्या हो सकता है, स्थिर हो सकता है, फिर उसके बाद बढ़ सकता है रुक के। ठीक है, देखिए हमारा यह क्या है कि यहाँ पे फलन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है x1 तक। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, x2 पे क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है ना। ठीक है, x2 पे बराबर हो जा रहा है, और ये क्या हो जाए, फिर यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो रहा है ना, यानी कि इसमें बढ़ भी रहा है और स्थिर भी रह रहा है ग्राफ, फिर बढ़ रहा है, फिर स्थिर होगा, फिर बढ़ेगा, फिर स्थिर होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा क्या कहलाएगा, वर्धमान ग्राफ कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें बढ़ भी रहा है और स्थिर भी रह रहा है, बढ़ भी रहा है, स्थिर भी, घट तो नहीं रहा है, लेकिन कुल आशय में हम कह सकते हैं कि ये वर्धमान फलन है। क्यों, क्योंकि बढ़ रहा है, स्थिर रह रहा है, फिर बढ़ रहा है ना, यहाँ से अपेक्षा देखा जाए तो यहाँ तक बढ़कर नहीं गया है ना, तो ये हमारा क्या होगा, वर्धमान फलन कहलाता है। अब इसी में क्या होता है, एक ये तो बढ़ रहा है रुक रहा है, बढ़ रहा है रुक रहा है ना, अब ये क्या होता है, निरंतर चलता रहेगा, निरंतर क्या होगा, बढ़ेगा, तो निरंतर वर्धमान फलन। इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर स्थिर हो जा रहा है ग्राफ, फिर बढ़ रहा है, फिर आगे जाके स्थिर, फिर बढ़ेगा। जैसे कि स्टेप सीढ़ी चढ़ते हैं ना हम लोग, सीढ़ी स्टेप, तो वो क्या होता है, घटता तो है नहीं, बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, फिर स्टेप, फिर ऊपर जाता है ना, एक सीढ़ी की तरह इसका स्टेप क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब देखिए नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो ये वर्धमान, अगर सीढ़ी एग्जाम्पल लिया जाए तो सीढ़ी पर हम लोग चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ी क्या होता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ हम चढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्धमान, यानी कि स्टेप बढ़ता जाता है हमारा ग्राफ। ठीक है, और उसमें क्या होगा, देखिए इसमें निरंतर वर्धमान फलन यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में मतलब क्या, ये कहीं रुकने वाला नहीं है, बढ़ेगा तो सीधे बढ़ता है, हर एक पॉइंट पे हम जाएंगे तो बढ़ेगा, उसमें बराबर नहीं हो सकता है। देखिए इसमें क्या, माना वास्तविक फलन f के प्रांत में एक खुला अंतराल i है, तब f अंतराल i में निरंतर वर्धमान होगा यदि x1 इज लेस देन, देखिए x1 इज लेस देन लिया ना, x1 इज लेस देन यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, x2 से छोटी होगी, क्या हो जाएगा ये आपका f1 इज लेस देन f2, f1 इज लेस देन f2,
F1 इज लेस देन F2 क्या हो जाएगा आपका, इक्वल तो है ना इसमें, जहाँ पे x1 और x2 क्या है आपका इंटीजर्स है, इसी के अवे हैं, तो यानी कि जो भी x1 और x2 की वैल्यू होगी वो इंटीजर्स में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसको क्या करें, इस स्थिति में जब ये कंडीशन फॉलो करता है तो ये क्या होगा, निरंतर वर्धमान फलन कहलाएगा। यदि यहाँ पे और इक्वल का चिन्ह लग जाएगा तो वर्धमान होगा, और केवल ग्रेटर इज लेस और इक्वल का चिन्ह लगेगा, इक्वल हट जाएगा तो हमारा निरंतर वर्धमान फलन कहलाएगा। अब इसको फंक्शन, इस फंक्शन को हम लोग ग्राफीय सहायता से देख सकते हैं। देखिए ये फलन जो दिया है x1 वैल्यू पे, हमारा यहाँ पे x1 का मान रख रहे हैं ना, तो f(x1) ये आ रहा है, और f(x2) रख रहे हैं तो ये क्या आ रहा है आपका, अधिक आ रहा है ना, इससे बड़ा है कि नहीं, f(x1) छोटा है ना, ये देखिए लगातार बढ़ रहा है, कहीं स्थिर है, प्रत्येक पॉइंट में देखते जाइए एक दूसरे से बड़ा मिलेगा मान, क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी निरंतर बढ़ रहा है। इसमें क्या था, x1 पे f(x1) था, फिर x2 पे क्या था, ये और ये दोनों बराबर है, और x3 भी बराबर है, और जाता है f(x4) है ना, f(x4) क्या है आपका, बड़ा हो जा रहा है ना, f(x4) f(x1) से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, यानी इसके अंतर्गत बराबर भी आ रहा है और छोटा भी आ रहा है, बराबर भी आ रहा है और बड़ा भी आ रहा है, यानी कि इस स्थिति में वर्धमान होगा, और इस स्थिति में क्या होगा आपका ये निरंतर वर्धमान फलन कहलाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन का बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बाबू। चलिए देखते हैं ह्रासमान फलन यानी डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी फलन क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए माना वास्तविक फलन f के प्रांत में एक खुला अंतराल i है, i यानी इंटीजर्स, तब f अंतराल i में वर्धमान फलन कहलाता है यदि x1 इज लेस देन x2। पिछले वाले में भी हमने सेम यही माना था। इस मान पे हम क्या करेंगे, यदि x1 के मान पर f1 इज ग्रेटर और इक्वल टू, उल्टा हो जाता है। अब उसमें क्या होता था, वर्धमान में सेम रहता था, वर्धमान में क्या रहता था, ये लेस वन है ना, तो f1 भी क्या होता था, लेस और इक्वल आता था। इसमें क्या होगा, सीधे उल्टा हो जाएगा, f1 क्या हो जाएगा, f1 बड़ा हो जाएगा और f2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसमें क्या था, जैसा ये कंडीशन था वैसे चल रहा था, लेकिन इसमें ये चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे ये चिन्ह बदलेगा हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी कि जब ऐसे चिन्ह था तो वर्धमान था, जब चिन्ह जैसे ये बदला ना ग्रेटर का, तो हमारा क्या हो जाएगा, ह्रासमान पे आ जाएगा। देखिए ग्रेटर और इक्वल f(x1) ग्रेटर और इक्वल टू f(x2), जहाँ x1 i2 क्या है, इंटीजर्स है, यानी इंटीजर्स के अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, तो क्या हो जाएगा आपका। अब इसको तब ये स्थिति जब आपको फॉलो कर रही है तो उस समय क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन जो होगा ह्रासमान होगा, इस दिए गए बिंदु पे क्या होगा, ह्रासमान होगा। और इसको हम क्या कर लेते हैं, ग्राफीय विधि से देख लेते हैं अच्छे से कि ह्रासमान का मतलब होता क्या है, ह्रासमान क्या है। देखिए हमारा फंक्शन जो है x बिंदु पे यहाँ पे है, ऊंचाई पे है, फिर जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है ये फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, x अक्ष की तरफ गिरता आ रहा है ना। यानी कि x1 पे सबसे अधिकतम ऊंचाई पे है, x2 पे उससे कम ऊंचाई पे, x3 पे बराबर है ना, यहाँ पे इक्वल का भी चिन्ह है ना, बराबर भी आ रहा है, x4 पे भी बराबर है, जबकि x5 पे क्या हो जा रहा है, और छोटा हो जा रहा है, फिर x7 पे, x6 पे क्या हो जा रहा है आपका, x6 पे भी क्या है, बराबर है, लेकिन x7 पे क्या हो जा रहा है, फिर छोटा अगर इस पे सट जा रहा है, और इसके क्या होगा, और आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा ग्राफ और x अक्ष से क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से क्या हो रहा है, ऊंचाइयों पर से जैसे हम सीढ़ी, वर्धमान में क्या था, सीढ़ी पे हम लोग चढ़ रहे थे और ऊंचाई पे पहुंचे, वहां तक तो हमारा वर्धमान हुआ, लेकिन जब हम सीढ़ी पे से उतरेंगे नीचे, जब सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तो उस स्थिति में हमारा जो फंक्शन यानी जो ग्राफ बन रहा है, उतरते समय जो सीढ़ी का ग्राफ बन रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका ह्रासमान फलन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो कि ह्रासमान फलन तभी हम कहते हैं जब बराबर और ग्रेटर आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू आएगा तो ह्रासमान फलन। अब आ जाते हैं निरंतर ह्रासमान फलन। निरंतर ह्रासमान फलन क्या है, निरंतर ह्रासमान फलन यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन माना वास्तविक संख्या में। इसमें देखते हैं क्या है, माना वास्तविक
वास्तविक फलन f के प्रांत में एक खुला अंतराल I है, तब f अंतराल I में निरंतर ह्रासमान होगा। निरंतर क्या होगा यहाँ पे भी ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान, ठीक है, निरंतर ह्रासमान होगा यदि x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2। तो ये बताइए जब ये x1 छोटा है ना x2 से, यहाँ पे मान उल्टा हो जा रहा है ना, f1 इस पे जो वैल्यू आएगी हमारा f की, तो x1 इज ग्रेटर देन fx2, तो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह हट जाएगा, तब हमारा क्या होगा x1 x2 बिलोंग्स I, यानी कि इसके क्या है x1 x2 I के क्या है एलिमेंट्स हैं, यानी इसके अवयव हैं। तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा निरंतर ह्रासमान फलन कहलाता है। अब इसको ग्राफ की सहायता से अच्छे से समझ लेते हैं। ग्राफ में क्या दिया हुआ है बाबू, ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ एक वक्र के जैसे वक्र बना है ना, इस वक्र पे आपका देखिए x1 बिंदु पे fx1 क्या है अधिकतम ऊंचाई पे है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे ना बिंदु पे कहीं भी ऐसा मान हमको नहीं मिलेगा जो बराबर आए, सब धीरे 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 क्या होगा घटते क्रम में आएगा। आपका ऐसे ग्राफ आएगा नीचे की तरफ भी जा सकता है, ठीक है, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा जा सकता है। अतः यह ग्राफ क्या देख रहे हैं ना कि ऊपर से क्या हो रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये फलन क्या है, यह फंक्शन हमारा क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि निरंतर ह्रासमान फलन है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे वर्धमान तथा ह्रासमान फलनों के लिए प्रथम अवकलज का परीक्षण, क्योंकि हम ये जो वर्धमान और ह्रासमान फलन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो या इस फलन के लिए वो जो मैं पीछे जो बताया था आपको, वो सामान्य तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको वर्धमान और ह्रासमान दिखाने का फार्मूला था। अब हम क्या करेंगे, इस अवकलज की सहायता से इस फलन की क्या करें, इस फलन का वर्धमान और ह्रासमान चेक करेंगे। तो वर्धमान तथा ह्रासमान फलनों के लिए प्रथम अवकलज का परीक्षण करते हैं, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक, अब देखिए प्रमेय यानी थियरम, इसके लिए प्रमेय क्या है कि माना फलन अंतराल a, b में सतत तथा विवृत अंतराल है, विवृत अंतराल a, b पर अवकलनीय है। क्या है, सतत भी है और अवकलनीय भी। इससे पहले मैंने आप लोगों को चेक कराया रोले के प्रमेय में, मध्यमान के प्रमेय में। ठीक, उसी पर हम क्या करेंगे, पहला कंडीशन देखेंगे। जब ये कंडीशन रहता है, इस अवकलनीय है, तो पहला कंडीशन क्या है कि f अंतराल a, b में वर्धमान होगा। a, b में वर्धमान कब होगा, यदि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। f डैश x का मतलब ये कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसका प्रथम बार क्या किया गया है, अवकलज किया गया है। प्रथम बार अवकलज करते हैं तभी ना दिखाते हैं f डैश x से 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा का मैंने मतलब ये कि धनात्मक, 0 इज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, धनात्मक, जो भी वैल्यू आए +1 +2 +3 +5 जो भी पॉइंट में भी वैल्यू आए लेकिन प्लस में होनी चाहिए, तब उसमें क्या होगा, हमारा फलन वर्धमान होगा। जहां x बिलोंग्स a, b, जहां x जो होगा वो दिए गए अंतराल के बीच की वैल्यू होगी, जो अंतराल दिया गया है ना उसके बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा ह्रासमान के लिए क्या होता है, f अंतराल a, b में ह्रासमान होगा यदि f डैश x इज लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा का मतलब क्या, जब 0 से छोटा की तरफ जाएंगे तो सारे मान क्या आने लगेंगे, माइनस में आने लगते हैं, यानी कि ऋणात्मक हो जाते हैं। तो अगर f डैश x का मान ऋणात्मक में आता है तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारा फलन ह्रासमान होगा। अब देखिए इसका, जहाँ x बिलोंग्स a, b, इसका मतलब क्या कि x का जो अवयव है, यानी कि x का जो मान आएगा वो किसके बीच में होगा, आपका
ए कामा बी के बीच में होगा, खुला अंतराल है ना, तो यानी कि ए को भी नहीं लेंगे, बी को भी नहीं लेंगे, उसके बीच की वैल्यू लेंगे। ठीक, अब देखते हैं तीसरा कि एफ अंतराल ए कामा बी में एक अचर फलन होगा। एफ अंतराल ए कामा बी में एक अचर फलन होगा यदि, कब होगा, यदि एफ डैश एक्स इज ग्रेट, एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, 0। यदि अचर फलन होगा, अचर फलन का मतलब क्या, 0 कब होगा, यानी कि नहीं कहते हैं कि फलन का मान एक्स का मान कुछ रखे तो क्या हो गया, वो अचर फलन यानी कि एफ एक्स बराबर क्या 5 हो, 3 हो, 4 हो, यानी चर राशि उसमें ना हो, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या, यानी एफ डैश एक्स बराबर 0 ना, यानी कि कोई चर फलन, यानी कि एफ एक्स बराबर कोई चर के रूप में फलन नहीं है, ए बराबर चर फलन, अचर फलन मतलब जानते हैं ना कि एफ एक्स बराबर क्या, एफ एक्स बराबर आपका आ जाएगा क्या 5 हो जाएगा, याद से एक्स हो गया, 7 हो जाएगा। अगर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर 0 ही होगा, यानी उसका अवकलन करने से ही पता चल जाएगा कि वो 0 हो जा रहा है। जब 0 है यानी कि वो अचर फलन है, यानी एक्स बिलोंग्स क्या होता है ए कामा बी, यानी कि इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन अलग अलग लागू करेंगे। अगर वर्धमान के लिए ये होता है, अगर ये आता है तो वर्धमान है, अगर ये आता है तो ह्रासमान है, अगर ये आता है तो फलन क्या है, अचर है। अब देखिए नोट को हम लोग जो भी पढ़ते हैं, नोट को हमें ध्यान में रखना चाहिए। नोट बहुत ही विशेष में होता है। क्या, एक फलन एफ एक्स आर में वर्धमान या ह्रासमान होगा यदि आर के प्रत्येक अंतराल में वर्धमान हो, पर ये ना कि किसी एक बिंदु पे ह्रासमान हो, किसी एक बिंदु पे वर्धमान हो, तो ये ऐसा नहीं, अगर वो वर्धमान है तो आर के प्रत्येक अंतराल के लिए क्या होगा, वो वर्धमान, यानी कि प्रत्येक बिंदु पे उसका मान क्या आएगा, वर्धमान होगा। ठीक है, ये ना कि एक बिंदु पे वर्धमान आए, एक बिंदु पे ह्रासमान आए और एक बिंदु पे अचर आ जाए, तो ऐसे नहीं होता है। अगर वर्धमान होगा तो प्रत्येक अंतराल के प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा, वर्धमान होगा। अगर ह्रासमान होगा तो आर का मतलब समझते हैं वास्तविक संख्या, यानी रियल्स नंबर, यानी वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आती हैं, बस काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर वो सारी संख्या आती हैं जो वास्तविक संख्या में होती है। देखिए, वास्तविक संख्या के प्रत्येक बिंदु पे क्या, अगर वर्धमान है तो उसके प्रत्येक बिंदु पे वर्धमान है, अगर ह्रासमान है तो उसके प्रत्येक बिंदु पे क्या है, ह्रासमान है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि आई जो दिया गया है अंतराल होता है आई इंटीजर्स, वो सबसेट होता है, यानी उप समुच्चय होता है आर का, वास्तविक संख्या का उप समुच्चय है। अगर उस आई के बिंदु पे, आई जो अंतराल दिया गया है उस अंतराल के कुछ बिंदुओं के लिए, कुछ बिंदु यानी क्या, कुछ मानों के लिए यदि वो वर्धमान है, कुछ मानों के लिए क्या है, यदि वो वर्धमान है तथा कुछ मान के लिए क्या हो रहा है, ह्रासमान है। जब ऐसी स्थिति आती है कि कुछ के लिए क्या वर्धमान और कुछ के लिए क्या ह्रासमान, तो वो क्या हो जाता है आपका, उस स्थिति में फलन ना तो वर्धमान होगा न ही ह्रासमान होगा, फलन ना तो क्या होगा, वर्धमान और न ही ह्रासमान। समझ में आया कि नहीं बाबू, समझ में आया ना, ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या है वर्धमान तथा ह्रासमान फलन में। अब क्या देखना है कि अंतराल, वह अंतराल जिसमें फलन वर्धमान है या ह्रासमान, ज्ञात करने की विधि हम देखते हैं। मेथड टू फाइंड द इंटरवल, मेथड टू फाइंड इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीज और डिक्रीजिंग, माने वह अंतराल जिसमें फलन क्या है, फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, उस अंतराल को ज्ञात करने की हम लोग विधि देखेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें हम क्या करते हैं कि स्टेप वन में सर्वप्रथम दिए गए फलन एफ एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स आर को लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को ज्ञात करेंगे। एफ डैश एक्स यानी आपका एफ डैश एक्स यानी कि अवकल गुणांक, पहला प्रथम अवकल गुणांक इसका ज्ञात करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम स्टेप 2। इतना करने के बाद हम स्टेप 2 में प्रवेश करेंगे। स्टेप 2 में अब करेंगे क्या कि एफ डैश एक्स जो हमारा मान आया है उसको 0 के बराबर रखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तथा एक्स के वह मान ज्ञात करेंगे, एक्स के वह मान ज्ञात करेंगे जो आर या दिए गए अंतराल में स्थित हो, दिए गए अंतराल में स्थित हो। इतना करने के बाद हम स्टेप 3 में प्रवेश करेंगे। स्टेप 3 में क्या होगा कि स्टेप 3 में एक्स का जो मान आया होगा ना, उस मान की सहायता से संख्या रेखा, संख्या आर या दिए गए अंतराल को उपसंयुक्त उप अंतरालों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। ठीक,
उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना विभाजित अंतराल है ना, एक संख्या रेखा बनाएंगे, उस संख्या रेखा में उस ऊपर दिए गए उप अंतराल को भी शामिल करेंगे और जो हमारा x का मान आया होगा वो भी होगा। ठीक, अब स्टेप 4 में जाकर के क्या देखेंगे, इतना हो जाने के बाद हम स्टेप 4 में जाएंगे। स्टेप 4 में ये चेक करेंगे जो दिया गया वो हमारा अंतराल होगा, जो आर रेखा पे जो अंतराल आया होगा उस मान में यह जांच करेंगे कि f' जो हमने f' निकाला है यह 0 से बड़ा है या छोटा है, या 0 से बड़ा है या छोटा है। तो यदि f' 0 से बड़ा है तो उस अंतराल में फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। यदि f' इज लेस देन 0 तब f अंतराल में f क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। निरंतर ये क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। चूंकि यानी कि x 0 से छोटा मतलब f' का जो भी मान आएगा आपका ऋणात्मक आएगा, जो भी मान आएगा क्या होगा आपका, ऋणात्मक होगा। ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में जाएंगे। अगर इतने तक हमारा होता है तो ठीक है, अगर इसके बाद यदि हमारा ये दोनों आता है, उस अंतराल के कुछ मान पे वर्धमान आता है और कुछ मान पे क्या होता है, निरंतर ह्रासमान आता है, तो उस अवस्था में हमारा फलन न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। ठीक है, अब देखिए, अब नोट में चलते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पे आ जाता है ठीक है, नहीं तो अगर दोनों स्थिति आती है मान में तो हम यहाँ पे क्या होता है, वर्धमान न तो ह्रासमान कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं नोट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। नोट में ये दिया हुआ है कि प्रत्येक निरंतर ह्रासमान या वर्धमान फलन, यानी कि प्रत्येक निरंतर ह्रासमान या प्रत्येक निरंतर वर्धमान फलन ह्रासमान या वर्धमान होता है। जो हम क्या कहते हैं कि अगर हमें कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि वर्धमान है या ह्रासमान है, तो यदि हम उसका निरंतर वर्धमान निकाल देंगे तो ये कह सकते हैं कि वो फलन क्या होगा, वर्धमान भी होगी। और या निरंतर ह्रासमान उसको प्रूफ कर देते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि वो ह्रासमान फलन है। परंतु यदि हम उसको ह्रासमान सिद्ध कर दिए कि यह फलन ह्रासमान है, तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि जो ह्रासमान फलन होता है निरंतर ह्रासमान ही होगा, या कोई फलन वर्धमान है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो निरंतर वर्धमान होगा, क्योंकि उसमें दोनों कंडीशन आ जाते हैं ना। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो निरंतर, लेकिन निरंतर में वर्धमान आ सकता है। वर्धमान मतलब बढ़ना, ह्रासमान मतलब घटना। तो निरंतर में भी घट ही रहा है और ह्रासमान में घट ही रहा है और निरंतर वर्धमान में बढ़ रहा है, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग वर्धमान। यानी कि हम कुल अब मिला करके हम अगर निरंतर वर्धमान प्रूफ कर देते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, निरंतर वर्धमान प्रूफ करने पर हमारा वर्धमान भी उसमें शामिल होता है। उस निरंतर वर्धमान यदि कोई फलन आ जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये निरंतर वर्धमान है और वर्धमान है। परंतु यदि उसको वर्धमान आता है तो उसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये फलन क्या है, निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए बाबू। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रश्नावली 6.3 में क्या दिया है कि दिखाइए कि f(x) बराबर -4x + 7 -4x + 7 है, r पर निरंतर क्या है, ह्रासमान फलन है। निरंतर ह्रासमान फलन सिद्ध करना है तो इसके लिए हम दो तरीके से करेंगे। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसको अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत, तो हम इसे अवकलज के अनुप्रयोग की तरह के थ्रू करेंगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दो तरीका दिखाऊंगा कि कैसे इसको करते हैं। इसको दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, अवकलज के अनुप्रयोग की तरह के प्रयोग से और एक सामान्य मेथड से, दोनों तरीका बताऊंगा। अक्सर हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल क्या करेंगे, हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग से ही करेंगे। देखिए पहला क्या है आपका, पहला मेथड सामान्य मेथड से बता रहा हूँ। सामान्य मेथड, सामान्य विधि, सामान्य विधि से क्या करते हैं हम लोग, जो सामान्य विधि बताए थे तो क्या मानते थे, माना x1 x2
बिलोंग्स आई, x बिलोंग्स आई, जहाँ x1 इज लेस देन x2, तब f1 क्या होता है, fx1 इज लेस देन इज ग्रेटर देन fx2 आता है। तो हम क्या कहते हैं कि निरंतर ये क्या है, ह्रासमान फलन है। तो देखिए चूंकि निरंतर ह्रासमान फलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x1 है ना, ये क्या है आपका x1 है, तो यदि x1 x2 है ना तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे अब ये कंडीशन आपको लागू करना है ना। देखिए चूंकि आप क्या है x1 इज ग्रेटर देन x2, ठीक। अगर इसमें हम 4 से -4 से गुणा कर देंगे तो देखिए अगर आपको -4 से गुणा करेंगे तो -4 x1 हो जाएगा और -4 x2 हो जाएगा। चूंकि आपको मालूम होगा कि ये x बड़ा है ना, x बड़ा है ना, तो अगर x में अगर किसी संख्या से गुणा किया जाए, दोनों में सेम संख्या से, तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे पहले देख लीजिए कि x में 4 से गुणा कीजिए पहले, x41 इज लेस देन 4x2 हो जाएगा 4x2। तो मान में कोई अंतर नहीं आता है क्योंकि इधर भी 2 है इधर 4 है, तो अगर 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और 4 में 4 से गुणा करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। तो वैसे भी बड़ा है, लेकिन अगर कोई धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो ये चिन्ह नहीं बदलता है। अगर ऋणात्मक संख्या से यहाँ पे गुणा कर दें, अगर -1 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -4x1 इज ग्रेटर देन -4x2। जैसे ही हमने माइनस लगाया चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। अर्थात ऋणात्मक में आप लोग जानते हैं कि जितना ऋणात्मक में संख्या का वो मान होता है, जैसे बता दिया जाएगा कि -1 और 4 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है कि नहीं बड़ा। अगर कह दिया जाए कि 1 और 4 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो जैसे ही माइनस लगा ये चिन्ह क्या हो गया, इधर आ गया ना। इसको आप लोग बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अब देखिए ये आ गया, हम दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, 7 जोड़ देते हैं। -4x1 प्लस 7, -4x1 प्लस 7 इज ग्रेटर देन -4x2 प्लस 7। अगर मान लीजिए कि इसमें हम क्या कर दें, अगर इसमें हम -1 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं, 2 जोड़ दें और यहाँ पे -4 में 2 जोड़ दें, तो देखिए यहाँ पे +1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा -2 आएगा। तो उस स्थिति में भी क्या होता है, ये चिन्ह बड़ा होता है। अगर सेम संख्या जोड़ेंगे तब उस स्थिति में बड़ा है ना, चिन्ह बदला नहीं ना, तो यहाँ पे भी चिन्ह बदलेगा नहीं। अब देखिए यदि f(x) में अगर x जगह पे x1 रखेंगे तो आपका क्या होगा, -4x1 प्लस 7 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx1 इज ग्रेटर देन fx2 आ गया कि नहीं आ गया। अर्थात हमारा जब ये x इज लेस देन ये है तो हमारा fx बना गया ना। अतः ये हमारा फलन क्या है, r पर निरंतर क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। क्या होगा, ये निरंतर ह्रासमान फलन होगा। ओके, निरंतर ह्रासमान फलन होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस विधि से करेंगे। ये तो सामान्य विधि हो गई अवकलज के अनुप्रयोग की सहायता से। अवकलज प्रथम अवकलज की सहायता से हमने आपको बताया है कि अवकलज के अनुप्रयोग की सहायता आखिर में इससे हमने किया तो इतना हो गया। आप खुद फर्क करेंगे कि किसको करने में कठिनाई है, किसको करने में आसानी है। सहायता से क्या हो जाएगा आपकी, हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम दिया गया फलन लिखते हैं fx, लिख लिए fx बराबर -4x प्लस 7 लिख लिए ना। अब क्या करेंगे, इसका प्रथम अवकलज करेंगे। क्या करेंगे, का x के सापेक्ष अवकलज क्या हो जाएगा, f'(x) बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। f'(x) बराबर क्या हो जाएगा, -4x का 1 होता है, -4x से करें तो -4 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 7। तो चूंकि देखिए x बिलोंग्स r, देखिए x बिलोंग्स r होगा तो x के प्रत्येक मान के लिए, इसमें x नहीं है आपका,
इसमें x है क्या कि हम x की वैल्यू रखेंगे। आपका x का कोई भी मान रखिए, यहाँ पे क्या रखेंगे हम, x आइए नहीं तो x का मान कहाँ से रखेंगे। तो हर हाल में x के अब यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स r के लिए f डैश x इज लेस देन जीरो। इज लेस देन जीरो क्यों होगा, इज लेस देन जीरो इसलिए होगा क्योंकि -4 है ना, चूंकि आप यहाँ पे जानते हैं चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि -4 इज लेस देन जीरो, तो -4 इज लेस देन जीरो है ना, तो हमारा f डैश एक्स तो -4 आया है, f डैश एक्स -4 आया है, तो f -4 जीरो से छोटा है, तो हमारा f डैश भी -0 से छोटा है। तो आपको बताया गया है कि जब f डैश एक्स इज लेस देन जीरो तो उस अवस्था में क्या होता है, हमारा क्या होता है, अतः f(x) बिलोंग्स r के लिए निरंतर ह्रासमान होगा। देखिए ये दो विधि है, आप चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, क्योंकि हम दोनों से करेंगे तो हमारा नंबर मिलेगा पूरा, क्योंकि हम ऑकलस का प्रयोग से देखिए इस मेथड को हमने किया, इस मेथड से बहुत ही आसानी मेथड में हम कह रहे थे आपसे कि हर क्वेश्चन को हम लोग सामान्य विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें दिक्कतें आई। अभी तो ये आसानी से हो गया है, इसकी कुछ जटिल क्वेश्चन दे देगा तो इससे करने में क्या होगा, बहुत ही कठिनाई होगी। इसीलिए क्या किया गया है, ऑकलस के अनुप्रयोग की सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। इन सब में भी ऑकलस का अनुप्रयोग लागू हो रहा है वर्धमान फलन ह्रासमान फलन ज्ञात करने में। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, या तो ये विधि करिए परीक्षा में या ये विधि करिए, दोनों विधि से करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। क्यों, अगर उसमें कह देता है कि ऑकलस की सहायता से इसको वर्धमान या ह्रासमान सिद्ध कीजिए या निकालिए, तो हम ये मेथड लगाएंगे। अगर कुछ नहीं कहता है, आपको जो मेथड आसान लगता है उस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, एक ये मेथड हो गया है, एक ये मेथड हो गया। हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दिखाइए कि f(x) बराबर ax प्लस b, जहां a, b अचर है तथा a इज ग्रेटर देन 0। a क्या है, हम धनात्मक संख्या है, a क्या है, धनात्मक संख्या है, एक निरंतर वर्धमान फलन है, एक निरंतर वर्धमान फलन है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले माना x1 व x2 बिलोंग्स r है, या कुछ भी r इस पर r है, जहां इस प्रकार बिलोंग्स इस प्रकार है कि x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2, दोनों में ऐसे ही मांगेंगे। हमारा फलन क्या आ रहा है, देखिए x1 इज लेस देन x2, तो चूंकि हम फलन में a से गुणा कर दें, अगर दोनों फलन में अगर किसी भी धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं, चिन्ह बदलता नहीं है। चिन्ह तो तब बदलता है जब माइनस संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए तो a से गुणा करेंगे ना दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, ax1 इज लेस देन ax2 हो जाएगा। अगर हम किसी भी संख्या में अगर कोई समान संख्या जोड़ते हैं और घटाते हैं तो भी ये चिन्ह बदलता नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ax1 प्लस b इज लेस देन ax2 प्लस b। अगर ये देखिए, अगर ये फलन हम बन गया ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग fx1 इज लेस देन fx2 लिख सकते हैं ना। क्योंकि क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x की जगह पे x1 रखेंगे तो आपका ax1 प्लस b, अगर x की जगह पे x2 रखेंगे तो ax2 बराबर क्या है, ax2 प्लस b मिल जाएगा। अतः फलन x1, x2 बिलोंग्स r के लिए वर्धमान है, निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको दूसरा मेथड बता रहा हूं, ये तो सामान्य विधि हो गई भाई, ये सामान्य विधि हो गई, सामान्य विधि, ये आपका सामान्य विधि हो जाएगा। आप क्या करेंगे, प्रथम अवकलज की सहायता से, प्रथम अवकलज की अवकलज की सहायता से देखिए क्या करेंगे, अब प्रथम अवकलज की सहायता से क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, fx लिखते हैं। fx क्या है आपका, fx बराबर ax प्लस
ax प्लस क्या है b है। अब इसका क्या करते हैं बाबू, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकल गुणांक, x के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे तो x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा आपका f डैश x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, b। एक ax का तो a हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो 0 को नहीं लिखेंगे। चूंकि a इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, चूंकि a इज ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है आपका a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि a का मान 0 से बड़ा है ना, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं क्या, f डैश x बराबर, इसलिए f डैश x बराबर क्या हो जाएगा 0। और जब भी f डैश x का मान 0 से बड़ा आता है तो उस स्थिति में हम क्या कहते हैं कि ये फलन क्या है, वर्धमान फलन। अतः fx x1 x2 बिलोंग्स r के लिए यानी कि कुछ भी मान रखिए, a का मान a, माने यहाँ पे x तो है नहीं कि मान बदलेगा, अगर माइनस में भी रखेंगे तो प्लस ही आएगा, प्लस में भी रखेंगे तो प्लस ही आएगा, के लिए वर्धमान फलन है, के लिए क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए बाबू। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि fx बराबर ax प्लस b जहाँ a कामा b अचर है तथा a इज लेस देन 0 एक निरंतर ह्रासमान फलन है। उसमें दिया था a इज ग्रेटर देन 0 तो वर्धमान हुआ था, इसमें दिया है a इज लेस देन 0 तो ह्रासमान फलन सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो चलिए लिखते हैं इसको सामान्य विधि से, सामान्य विधि से हम लोग करते हैं इसको। सामान्य विधि से क्या हो जाएगा आपका, ये सामान्य विधि से करेंगे तो क्या लिखेंगे, माना x1 कामा x2 बिलोंग्स r इस प्रकार है कि x1 इज लेस देन x2 तब चूंकि देखिए चूंकि a इज लेस देन 0 अर्थात a क्या है, a बराबर ऋणात्मक है। ऋणात्मक माने ना, a ऋणात्मक है। अब ये ऋणात्मक है तो आप जानते हैं कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या से दोनों पक्षों में गुणा किया जाता है तो ये चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो अभी इसमें देखिए 0 से छोटा है ना तो ऋणात्मक माने, तो ऋणात्मक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax1 इज ग्रेटर देन ax2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक सेम संख्या a प्लस b जोड़ देते हैं, ax1 प्लस b इज ग्रेटर देन ax2 प्लस b हो जाएगा। अगर देखिए हम सेम संख्या जोड़ते हैं तो भी चिन्ह नहीं बदलता है। चिन्ह तो तभी बदलता है जब हम किसी माइनस संख्या से गुणा करें या किसी ऐसे माइनस छोटी संख्या से भाग दें दोनों पक्षों में। ठीक है, यहाँ पे माइनस संख्या से गुणा किए हैं तो a ऋणात्मक है ना, है तो गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा भाई। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, f(x1), क्योंकि x की जगह पे x1 रखेंगे तो ax1 प्लस b आएगा तो ये fx1 हो जाएगा। अगर x की जगह पे x2 रखेंगे तो fx2 बराबर क्या हो जाएगा, fx2 बराबर ax2 प्लस b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, fx2। अब देखिए हमारा यहाँ पे दो विपरीत कंडीशन आ गया ना, जो मैंने आपको लिखवाया था कि कब वर्धमान कब ह्रासमान होगा उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, निरंतर ह्रासमान की कंडीशन को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः fx x1 कामा x2 बिलोंग्स r के लिए ह्रासमान निरंतर ह्रासमान फलन है ना। अब चलिए एक विधि और बताते हैं, क्योंकि मैंने आपको दो विधि बताया, ये तो सामान्य है। हमको इस चैप्टर में किस विधि से पढ़ना है, अवकलज के अनुप्रयोग की सहायता से। तब लिखेंगे प्रथम अवकलज के प्रयोग से हम निकालेंगे कि वर्धमान है कि ह्रासमान है। चलिए हम सर्वप्रथम हमने विधि लिखवाया है इस चीज का इसका कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, fx लिखते हैं। fx बराबर लिख लिया ना, ax प्लस b निकालेंगे। क्योंकि ax प्लस b हो गया, इसका क्या करेंगे, का x के सापेक्ष क्या करेंगे बाबू, अवकलज, x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करेंगे। जब f के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू क्या करेंगे आपका, ये हो जाएगा a हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0।
देखिए ए हमको जब अंतराल निकालना होता है तो यहाँ पे x के पद में आता तो हम f डैश x बराबर 0 रखते हैं। चूंकि x के पद में तो आया नहीं है कि हम x की वैल्यू, तो यहाँ पे x के पद में नहीं आया तो हम कुछ भी यहाँ पे लग सकते हैं वैल्यू कि x का वो हम कुछ भी मान रख देंगे तो हमारा क्या आएगा, x का कोई भी मान रखिए। जब यहाँ पे x है ये नहीं है, और मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे जिसको हम बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई उस व्यक्ति का नाम पकड़ के बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है ये नहीं है उस नाम का, तो कोई जवाब नहीं आएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे अगर x का कुछ भी मान रख दें, x का कुछ भी मान रख दें तो हमारा यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, चूंकि आपका दिया भी हुआ है कि a इज लेस देन 0 है, चूंकि a क्या है, क्वेश्चन में दिया है a का मान जो 0 से छोटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि f डैश x इज लेस देन 0, f डैश x इज लेस देन 0। अब चूंकि जब किसी फलन का प्रथम अवकलज अगर 0 से छोटा होता है, यानी कि अगर उस फलन का अवकलज करते हैं और उस x के प्रत्येक मान के लिए वो ऋणात्मक आता है, तो वो क्या होता है, उस दिए गए अंतराल पे क्या होता है, वो ह्रासमान होता है, निरंतर ह्रासमान होता है। तो इसको लिख सकते हैं अतः f x x1 कामा x2 बिलोंग्स r के लिए निरंतर ह्रासमान फलन होगा। हमने देखिए दोनों तरीके से प्रूव कर रहे हैं ना, ये सामान्य विधि से कर रहे हैं जो इसके लिए बनाई गई है, ये हो गया, और इसी को हम लोग अवकलज के प्रयोग की सहायता से अभी ह्रासमान सिद्ध कर दे रहे हैं ना, यानी कि अवकलज का प्रयोग हमें अवकलज के फायदे मिल रहे हैं कि हम किसी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, उसको तुरंत, इसको अभी इतना करेंगे तो हमें मालूम होगा, हम इसको चुटकियों में डायरेक्ट पता कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको विधिवत से लिखवा रहे हैं स्टेट बाय स्टेट कि आपको नोट्स क्लियर हो जाए। नहीं तो हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं कि अवकलन की सहायता से कि ये निरंतर ह्रासमान है या वर्धमान है, ठीक है। और इससे हम इतना सॉल्व करेंगे तब मालूम होगा, लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे आसानी से तुरंत चुटकियों में बता सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बाबू। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिखाइए कि f(x) बराबर mod x अंतराल 0 से इन्फिनाइट पर एक निरंतर वर्धमान फलन। 0 से इन्फिनाइट मतलब क्या, ये अंतराल जो दिया गया है 0 के लेंगे नहीं इन्फिनाइट के, यानी कि इसके बीच में, यानी कि 0 से इन्फिनाइट मतलब क्या, 0 से धनात्मक की तरफ है, यानी इसके बीच की जो भी वैल्यू लेंगे हम वो प्लस में लेंगे, ठीक है। यानी इस पर हम क्या करेंगे, वर्धमान दिखाना है। तो सामान्य विधि देखिए, सामान्य विधि क्या है, ये सामान्य विधि इसकी है, माना x1 व x2 बिलोंग्स r। इस प्रकार है कि x1 इज लेस देन x2। तब अगर देखिए हम ये जानते हैं, अगर दोनों पदों का क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे। मॉड का मतलब क्या, अगर कोई संख्या इसमें माइनस में है तो भी वो प्लस में हो जाएगी, और अगर कोई संख्या इसमें प्लस में है तो भी वो क्या हो जाएगी, प्लस। अर्थात कुल मिलाकर ये है धनात्मक मान। अगर ये धनात्मक भी है तो भी माने इसके अंदर जो भी मान होगा वो बाहर निकल के धनात्मक में आ जाएगा। देखिए अगर मॉड हम x1 कर दें दोनों पक्षों का तो भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है धनात्मक है ना, तो उसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर इसका मॉड में जो x1 है, अगर इसको हम क्या करें, x1 इज लेस देन x2 ना, अगर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये भी आपको देखिए 1 और 2 है, अगर दोनों ये इज लेस देन है, अगर दोनों को मॉड में ले लें तो भी ये धनात्मक में हो जाएगा। तो ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक, तो भी तो बड़ा है ना, पहले भी धनात्मक था अब भी धनात्मक है, तो हर हाल में तो 2 ही ना बड़ा है। अगर ये -1 है और ये क्या है -2 है, अगर इसको मॉड लगाएंगे ऐसे और ऐसे मॉड लगाएंगे तो कौन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा, सॉरी ये क्या है 1 है और ये 2 है, तो इस दशा में 2 क्या है, ये 2 छोटा है ना, ये माइनस है ना, और ये -2 है। तीसरा दशा में ये बड़ा है ना, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो अगर यहाँ पे मॉड लगाएंगे 1 तो क्या हो जाएगा आपका, मॉड यदि लगाएंगे तो ये आपका 2 बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों प्लस हो गया, और जब प्लस में होता है तो ये बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब ये कर्ज से मुक्त हो गया है, दोनों का कर्ज से मुक्त, दोनों का कर्ज माफ कर दिया गया। तो अब दोनों का जब कर्ज माफ कर दिया जाएगा तो ये दोनों बड़ा हो जाएगा ना, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। जब दोनों पे कर्ज ला दिया जाएगा तो ये कम कर्ज लिया, ये अधिक कर्ज लिया, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसने अधिक कर्ज लिया है, इसने कम कर्ज लिया, तो इससे ये क्या है, इससे धनी है, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को, इसको प्रूव करते हैं। इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगा, ये आपका f(x1) हो जाएगा ना, तो अतः इसको क्या लिख सकते हैं,
x1 इज लेस देन एफ एक्स टू लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो माने जैसे मान है, अगर ये x1 इज लेस देन x2 है ना, तो ये f1 इज लेस देन एफ एक्स टू आ रहा है, तो इस अवस्था में क्या होता है, अतः एफ एक्स बिलोंग्स आर के लिए क्या होगा, निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, अब देखेंगे इसको, अब इसकी प्रथम अवकलज विधि देखेंगे क्या हो जाएगा। ये प्रथम अवकलज विधि में, चलिए ये प्रथम अवकलज की सहायता से, प्रथम अवकलज की सहायता से ठीक है। चलिए इसको सर्वप्रथम फलन लिखिए, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मॉड एक्स। जब इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा ना। एफ डैश एक्स बराबर 1, क्योंकि एक्स क्या है, प्लस में है ना, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। तो एफ डैश एक्स, चूंकि एक्स बिलोंग्स जो यहाँ पे दिया हुआ है 0 से इन्फिनाइट, तो ये प्लस ही में होगा इसका मान, अगर अवकलन करेंगे तो प्लस में ही आएगा। अतः एक्स इज 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0। जब 1 का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन, तो अब कह सकते हैं अब हमारा फलन क्या है, अब अतः एफ एक्स एक्स बिलोंग्स आर में मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स इसको 0 कामा ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं, फलन जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, जो अंतराल 0 और कमा इन्फिनिटी के लिए क्या है, के लिए निरंतर वर्धमान फलन है। निरंतर वर्धमान फलन है ना, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दिखाइए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अंतराल -∞ to 0, यानी कि -∞ से 0 मतलब ये कि x की जो भी वैल्यू होगी ऋणात्मक होगी, यानी कि 0 तो लेंगे नहीं, 0 से कम ही लेंगे, -∞ से कम ही लेंगे, इन दोनों के बीच लेंगे, तो जो भी x की वैल्यू होगी हमारा ऋणात्मक में आएगी, यानी कि x का जो भी मान है वो ऋणात्मक के अंतर्गत है, यानी कि इसी पे क्या करना है, हमें निरंतर ह्रासमान फलन सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं सामान्य विधि से, सामान्य विधि से इसको हल करते हैं। सामान्य विधि में इसको क्या कर रहे हैं, सामान्य विधि से हल करते हैं तो क्या होगा कि माना x1 कामा x2 बिलोंग्स आर इस प्रकार है कि x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2। x1 क्या है, x2 से छोटा है। तो चलिए यहाँ पे x1 x2 से छोटा है, चूंकि यहाँ पे देखिए x1 की जो x मॉड x ना, x1 x2 से छोटा है ना, जैसे ही हम लोग इसमें मॉड लगाएंगे, अगर मान लीजिए कोई संख्या अगर उससे छोटी है, अर्थात ये जो भी x का मान आएगा, चूंकि x बिलोंग्स है ना, यहाँ पे x बिलोंग्स ये लिखिए, x बिलोंग्स -∞ से 0 लिखिए, ठीक। तो x यहाँ पे कहने का मतलब ये -2 इज लेस देन -1, -2 इज लेस देन -1, यानी कि इसको लिख सकते हैं -2 इज ग्रेटर देन -1 लिखेंगे ना, क्योंकि जब भी अब मॉड का चिन्ह लग जाता है तो मॉड क्या बताता है, धनात्मक को बताता है। अगर इसमें कोई संख्या अगर ऋणात्मक भी होगी तो उसका मान क्या ले लेते हैं हम लोग, धनात्मक आता है, इसका मान क्या होगा, मॉड में -2 का मतलब क्या, धनात्मक इसका मान आएगा, मॉड में -1 का मतलब क्या, इसका मान धनात्मक आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही इसका लगेगा तो क्या हो जाएगा आपका ये मॉड x1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, देखिए ये छोटा था ना, तो मॉड लगा था क्या हो गया, ये बड़ा हो गया ना, तो इसे ये भी क्या हो जाएगा, मॉड x2 से बड़ा हो जाएगा, अर्थात f x1 इज ग्रेटर देन f x2 से बड़ा हो गया ना इसका मान। अगर इसमें x2 रखेंगे तो मॉड में x2 आएगा, x1 रखेंगे तो मॉड में x1 आएगा। तो अतः x बिलोंग्स 0 -∞ से 0 पर
जीरो पर फलन क्या है, पर एफ एक्स निरंतर ह्रासमान फलन है, निरंतर ह्रासमान फलन ना। इसको प्रथम अवकलज की सहायता से देख लेते हैं। प्रथम अवकलज के प्रयोग से देखिए, प्रथम अवकलज के प्रयोग से पहले तब लिखेंगे क्या, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स लिखेंगे। चूंकि जहां लिखेंगे जहां x बिलोंग्स माइनस इन्फिनाइट से जीरो, अर्थात जो x की वैल्यू है ऋणात्मक है, x की जो भी मान आएगा वो ऋणात्मक, अर्थात क्या, इसको हम मॉड से बाहर आएगा तो इसको एफ एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स लिख सकते हैं। अगर इसको दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। चूंकि -1 हो गया ना, तो चूंकि -1 यहाँ पे लिख सकते हैं, -1 इज लेस देन 0। -1 क्या है, 0 से छोटा है, तो -1 0 से छोटा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अतः जब ये 0 से छोटा रहता है तो निरंतर ह्रासमान होता है। अतः हमारा फलन क्या है, हमारा फलन आता है, लिख सकते हैं एफ एक्स एक्स अंतराल एक्स बिलोंग्स आर के लिए, एक्स बिलोंग्स आर कुछ भी मान रखिए ऋणात्मक है, एक्स बिलोंग्स आर के लिए निरंतर ह्रासमान होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कुछ भी मान रखिए, आप यहाँ पे ये सब माइनस वाला मान भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो है नहीं, अवकलन कर दिए एक्स खत्म हो गया। जब एक्स ही नहीं है, एक्स यहाँ पे है ही नहीं, तो एक्स का कोई भी मान रखिए सुनने वाला नहीं है। मानिए कि 12 व्यक्ति है, अगर उसको कुछ भी कह दो वो सुनने वाला है नहीं, तो यहाँ पे हम एक्स के कुछ भी मान रखिए, प्लस में भी रखिए माइनस में भी रखिए, कोई भी मान रखिए, इसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमेशा हर हाल में क्या होगा, 0 से छोटा ही आएगा। अतः इस पर क्या होगा, हमारा फलन लगातार यानी निरंतर ह्रासमान होगा। नोट कर लीजिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दिखाइए कि एफ एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स, जहाँ पे ए का जो वैल्यू है 0 से बड़ा और 1 के बीच में है, पर दिखाइए कि निरंतर क्या है, ह्रासमान फलन है, निरंतर ह्रासमान है घटते क्रम में। तो चलिए इसको लिखते हैं, सामान्य विधि से करेंगे। सामान्य विधि से क्या हो जाएगा आपका, सामान्य विधि से हो जाएगा आपका, ये करेंगे तो माना x1 व x2 बिलोंग्स R, तब x1 व x2 बिलोंग्स R, तब x1 इज लेस देन x2 ले लेते हैं। तब हम क्या करेंगे बाबू, x1 इज लेस देन x2 ना, तो अगर हमारा मान लीजिए 1, चूंकि यहाँ पे 1 जो दिया हुआ है, चूंकि 1 a का मान जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, अर्थात हम एक समय के लिए हम लोग ये मान लेते हैं, अर्थात आपको समझाने के लिए कि अर्थात इसका मान क्या है, 0.2 मान लीजिए, 0.2 मान लेते हैं। अगर 0.2 मान लेते हैं, अर्थात ये बराबर क्या, अर्थात a बराबर 0.2 मान लेते हैं। अगर 2 मान लेना, अगर चलिए इसको लिख देते हैं, 0.2 है, इधर भी 0. क्या है, 2 है। अगर दोनों पक्षों में इसका क्या किया जाए, 2, और इसको क्या किया जाए, 2 माने 3 कर दिया जाए, बार क्यूब कर दिया जाए, और दोनों पक्षों क्यूब करेंगे तो इसका मान होगा 0.04, और इसका मान क्या होगा, 0.008 होगा। अब ये बताइए दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में क्या बड़ा है, ये बड़ा है, क्योंकि अभी यहाँ से अभी इसको छोड़ेंगे तो 1 आएगा। अगर इसको एक डिजिट हटाएंगे ना, अगर 2 डिजिट तक लेंगे तो ये 5 से बड़ा है ना, तो 0.0 हम 1 लिख सकते हैं, और इसको तो 0.02 डिजिट में ला दीजिए। जब लाएंगे तो 0.4 और 0.04 और 0.01, दोनों में कौन बड़ा है, यही ना बड़ा है। अर्थात इस अवस्था में कि अगर कोई संख्या 0. कुछ में है, अगर उस 0. कुछ में है, यदि उसका पावर बढ़ाते हैं, जितना पावर अधिक करते जाएंगे, अगर पावर 2 लिखे, पावर 3, पावर 4, पावर, जितना उसका पावर बढ़ाते जाते हैं वो क्या होता है, उतने ही छोटी होती जाती है। उसी प्रकार से अब इसको हम क्या ले सकते हैं, अब इसको a के पावर में लगा दीजिए, a के पावर में लगाएंगे तो a के पावर x1 और a के पावर क्या हो जाता है, x2। चूंकि a तो हमारा सेम है, 0 के अंदर रहता है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। अगर इसका पावर चूंकि x1 छोटा है ना, यानी मान लीजिए 2 है, और x2 क्या है, 3 है, वो भी
रियल नंबर के अंतर्गत ही आता है। अगर ये करेंगे तो हमारा ये मान क्या हो जाएगा बाबू, ये छोटा हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और ये इससे बड़ा। तो इसको लिख सकते हैं, इस ऐसे चिन्ह बदल जाएगा ना। यहाँ से देखिए ध्यान से, जैसे इसका पावर छोटा करेंगे और जैसे पावर बढ़ाएंगे, ये चूंकि अधिक है तो x का मान लीजिए कि कम है, ये अधिक है, तो a का पावर जब पावर अधिक होगा तो उसका मान छोटा होता जाता है, तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा। तो इसकी तरफ चिन्ह बदल गया, तो ये बदल गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f(x1) और ये इसको लिख सकते हैं f(x2), क्योंकि f(x1) बराबर a के पावर x1 हो जाएगा। अगर x2 रखेंगे तो a के पावर x2 हो जाएगा, हो गया ना। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः f(x) x बिलोंग्स r के लिए निरंतर ह्रासमान फलन है। ह्रासमान फलन है। ह्रासमान फलन हो गया ना। अब देखिए क्या करेंगे बाबू, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ये समझने के लिए लिखेंगे। अब देखिएंगे क्या करेंगे, प्रथम अवकलज के प्रयोग से। देखिए दोनों विधियां अलग अलग है, आपको ये एक विधि से करिएगा, दोनों मत उतार दीजिएगा। प्रथम अवकलज की सहायता से प्रथम अवकलज के सहायता से करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू आपका, सर्वप्रथम fx लिखेंगे। सर्वप्रथम fx बराबर क्या लिखेंगे, ax, a टू द पावर x है ना। अगर हम इसका क्या करेंगे, का x के सापेक्ष इसका अवकल गुणांक करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, x के सापेक्ष इसका यदि अवकलज हम करेंगे तो क्या आएगा बाबू हमारा, f डैश x आएगा। f डैश x बराबर क्या होता है आपका, ये हो जाएगा a टू द पावर x इंटू log a बेस e होता है, log a बेस e हो जाता है। तो ये बताइए log a बेस e हो जाएगा तो इसका मान क्या होगा, चूंकि अब यहाँ पे हो जाएगा, अगर मान ये क्या हो गया आपका a टू द पावर x, चूंकि a टू द पावर x है ना, चूंकि आपका a क्या है, a इज ग्रेटर देन a 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। जब 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f डैश x इक्वल टू a टू द पावर, ये 1 से छोटा है ना, इसकी पावर में हम x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, हमारा मान जो आएगा छोटा आएगा ना। इसका मान क्या आएगा बाबू, देखिए सुनिए एक मिनट, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है ना, तो चूंकि log 1 बराबर क्या होता है, 0। आप देखिए log 1 बराबर क्या होता है, 0। अगर log 1 बराबर 0 होता है तो अगर log 1 का मान अगर हम, इसलिए log a का मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, ऋणात्मक होगा ना। क्यों ऋणात्मक होगा, अभी log का मान 1, log 10 का मान 1 होता है। जैसे 1 से बढ़ते क्रम में जाएंगे तो log का मान क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में आएगा। अगर log 1 का मान माइनस में लिखते जाएंगे, अगर पीछे की तरफ आएंगे तो उसका मान क्या होता है बाबू, घटते क्रम में आता है। तो जब log 1 का मान हम घट रहा है तो इसका भी मान क्या होगा, घटेगा ना। log 1 का मान ये होता है, तो log 1 का मान पीछे की तरफ, log 1 से पीछे तरफ जाएंगे तो क्या होगा, घटवे ना करेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये ऋणात्मक होगा। अतः इसलिए जब ये ऋणात्मक, तो पूरा ऋणात्मक, इसलिए दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे, a टू द पावर x से गुणा कर दीजिए, a टू द पावर x log a इज लेस देन, ये इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, f डैश x log f डैश x हो जाएगा ना, ये f डैश x इज लेस देन 0। अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः x बिलोंग्स r के लिए क्या हो जाएगा, फलन fx निरंतर ह्रासमान फलन होगा, निरंतर ह्रासमान फलन होगा। समझ में आ गया ना बाबू, नोट कर लीजिए इसे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिखाइए कि fx बराबर e टू द पावर x r पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। तो इसको देखिए हम सामान्य विधि से हल करेंगे, सामान्य विधि से, और 2 विधि से आप लोग को बता रहा हूँ, और अगली प्रश्नावली में हम लोग केवल एक ही विधि से पढ़ेंगे। इसमें 2 विधियाँ आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि जो सर
आपने दो विधियाँ दो तरीके से बताया ह्रासमान और वर्धमान निकालने के लिए, तो उसमें से कौन सी उपयुक्त होगी। तो आपको यहाँ पे समझना है कि कौन सी उपयुक्त है, जो आपको आसान लगे उस विधि से आप कर सकते हैं। वैसे इस प्रश्नावली में हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग से ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसको, चूँकि माना यहाँ पे सर्वप्रथम मानते हैं, माना x1 व x2 बिलोंग्स R में इस प्रकार है कि x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2। तो जब ये x1 इज लेस देन x2 है तो हमें क्या करना है बाबू, यहाँ पे ये दिखाना है कि e टू द पावर x हो जाए। हम क्या करेंगे, इसको e टू द पावर में x करेंगे, e टू द पावर x का x1 हो जाएगा इज लेस देन e टू द पावर x2 हो जाएगा बाबू, e टू द पावर x2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, चूंकि e का मान जो होता है 1 से बड़ा होता है, e का मान क्या होता है 1 से बड़ा होता है, और e का मान 1 से बड़ा हो जाएगा तो e का मान 1.5 भी लिख सकते हैं हम लोग। बड़ा का मतलब क्या, कुछ भी, यानी कि e का मान 1 से बड़ा होता है। अगर कोई संख्या 1 से बड़ी है, तो अगर उसका वर्ग करेंगे तो जो, जैसे मान लीजिए 1.5 ही ले लीजिए, या 1 आप ले लीजिए 2, अगर 1.2 का स्क्वायर करिए और 1.2 का क्यूब करिए तो ये आएगा 1.44, और ये आएगा 1228 होता है ना, क्यूब 1228 होता है इसका, 1228 ऐसे लगभग होता है इसका क्यूब। तो अगर 3 स्थान तक दशमलव जाएगा तो 1228 हो गया। और इसमें बताइए कौन बड़ी है कौन छोटी है, क्यूब किए हैं तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, 1228 का। तो देखिए 1 मिनट गुणा कर लेते हैं बाबू, हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो 12 × 4 = 48 के 8, 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48, 48 से 4 = 52, अब 12 × 12 12 × 5 17, 1728 होता है, 12 × 4 1728 होता है इसका बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। देखिए 1728 होता है। तो ये बताइए दोनों का क्यूब किए हैं, तो अगर 0 से 1 से छोटी कोई संख्या होती है 0 से बड़ी, तो उसका भाई वर्ग करते हैं तो जितना पावर लगाते जाएंगे वो छोटी होती जाएगी। लेकिन यदि कोई संख्या 1 से बड़ी है और उसका पावर आप जितना बढ़ाएंगे वो उतना क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, तो दोनों क्या है, ये छोटी है तो ये भी हमेशा इसका ये भी कंडीशन क्या होगा, छोटा। तो उसी तरीके से x1 और x2 क्या है, बिलोंग्स R है। तो बिलोंग्स R 1 भी आपके 1 R के अंतर्गत आएगा, रियल नंबर के अंतर्गत, 3 भी रियल नंबर के अंतर्गत आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसी तरीके से इसको लिखेंगे f(x1) इज लेस देन f(x2), यानी कि x1 x2 से छोटा है तो f1 भी क्या आ रहा है, f2 से छोटा आ रहा है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारा फलन क्या है, अतः हमारा फलन यानी fx लिख दीजिए, x बिलोंग्स R के लिए वर्धमान निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है ना। इसको हम समझने के लिए लिख लीजिएगा जैसे, ठीक है ना, इसको समझने के लिए लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे बाबू, अब इसका हम करेंगे क्या, इसका अवकलन ज्ञात करते हैं। चूंकि f(x) बराबर, इसको लिखेंगे प्रथम अवकलज के प्रयोग से, प्रथम अवकलज के प्रयोग से हम आपको बार बार कह रहे हैं कि एक अलग विधि हो गई, एक अलग विधि हो गई। तो ये इसमें से हमारा सवाल सॉल्व हो गया, यहाँ पे दिखा दिए। अब हम दूसरी विधि से दिखा रहे हैं, हम किसी एक ही विधि से हम सॉल्व करेंगे इसको। हम क्या करेंगे परीक्षा में, किसी एक ही विधि से। आप कंफ्यूज मत होइए, बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक अलग विधि हो गई, एक ही अलग विधि। हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं उसकी विधि से करेंगे, ये एक सामान्य मेथड जो हम लोग आज तक पढ़ते हुए आए हैं। अब क्या करेंगे, अवकलज के प्रयोग से एक नए विधि से हम इसको वर्धमान दिखाएंगे। तो ये हम क्या लिखेंगे, f(x) बराबर क्या है आपका e⁻x। अगर इसको एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, f'(x) बराबर क्या हो जाएगा, f'(x) बराबर e⁻x हो जाएगा, e⁻x ही होगा। चूंकि x बिलोंग्स R के लिए, चूंकि हमारा जो e का मान जो है वो बड़ा है, e का मान क्या है 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है, कोई भी मान आए 1 से बड़ा हो, अगर उसके पावर माइनस में मान लीजिए 2 है, अगर 2 के पावर 2 लिखेंगे तो 4 आएगा,
ई का मान सपोज जैसे हमने मान लिया 2 है, 2 के पावर 4 2 लिखेंगे तो 4 आएगा, 2 के पावर 3 लिखेंगे तो 8 आएगा। यदि 2 के पावर हम माइनस में मान लेते हैं एक बार, कि आप सोचेंगे कि x बिलोंग्स r कह रहे हैं सर, उसमें केवल प्लस प्लस लेते जा रहे हैं और माइनस ले ही नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस भी लेकर दिखा रहा हूँ बाबू आपको। अगर 2 के पावर है तो 1/2 जगह माइनस होता है 1, तो 0.5 आया। अगर 2 के पावर -2 ले लिए तो 3 ले लिए तो क्या हो जाएगा, 1 में 8 हो जाएगा, जो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, 0.125 हो जाएगा। भाग दीजिएगा 0 से, भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो 125 होगा। चूंकि हर स्थिति में, हर हाल में हमारा जो वैल्यू आ रही है, जो f' की इज ग्रेटर देन 0 आ रही है। हर हाल में ये 0 से बड़ा है ना, ये 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, अर्थात ये हर हाल में इसका मान क्या रहे, 0 से बड़ा रहे, अर्थात e⁻fx इज लेस देन 0 ना, यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए e⁻x इज लेस देन 0। e⁻x हर हाल में 1 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, f' बराबर क्या हो जाएगा, इज लेस देन 0 इज ग्रेटर देन 0। तो अतः fx x बिलोंग्स r के लिए निरंतर वर्धमान फलन है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करूंगा। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दिखाइए कि fx बराबर e⁻x r पर एक निरंतर ह्रासमान फलन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सामान्य विधि निकालते हैं बाबू। सामान्य विधि से हम आपको एक बार करके दिखाएंगे, एक ऑकलस के प्रथम प्रयोग से। दोनों अलग अलग विधियां हैं और हम चाहेंगे तो इससे भी हल करके दिखा सकते हैं, इससे भी हल करके, दोनों में से कोई एक ही हल आपको लिखना होगा। चलिए हम आपको आपकी सुविधा के लिए दिखा दे रहे हैं, जिससे मन करे उससे आप करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपको क्या लिखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या मानते हैं हम, x1, x2 बिलोंग्स r, x1, x2 बिलोंग्स r इस प्रकार है कि x1 इज लेस देन x2। बार बार हम लोग x1 इसके विपरीत, इसके अनुदिश यदि आता है तो वर्धमान होता है, अगर इसके विपरीत यदि आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों पक्षों में e⁻x में ले लेते हैं। चूंकि अगर दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं बाबू, क्योंकि x माइनस में है ना, यहाँ पे माइनस से गुणा करते हैं, -x1। आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिया था कि जब भी माइनस का गुणा लग जाए, अगर किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा जैसे ही करते हैं, तुरंत ये चिन्ह क्या होता है, अपना मुख इधर बदल लेता है। ठीक है, ये अपना मुख क्या कर लिया, बदल लिया। देखिए कभी भी इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि कभी भी हमारे दुख में कोई भी साथी नहीं होता है, अगर जिसके पास अधिक धनी व्यक्ति की तरफ लोग आकर्षित होते हैं ताकि उससे हमारी सहायता मिलती रहे। हमारे दुख में सब बिछड़ जाते हैं। तो ये देखिए अभी तक ये बड़ा था, तो ये इधर मुंह फेरा हुआ था। अगर ये जैसे ही बेचारा ये ज़्यादा कर्जा, जितना धनी था उतना गरीब हो गया, और उस स्थिति में ये जितना गरीब था उतना अमीर हो गया। तो ये चूंकि ज़्यादा गरीब हो गया ना, इसने ज़्यादा कर्ज ले लिया, तो कर्ज ले लेते इससे क्या कर लिए, इससे मुख इधर फेर लिया। अक्सर इससे एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि सुखी में सभी हमारे साथ होते हैं, दुखी में हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो जैसे इस पर विपत्तियाँ आई, इसने मुँह फेर लिया। कहने का मतलब ये कि इससे कम इसमें विपत्ति है और इससे ज़्यादा इसमें विपत्ति है, तो ये फिलहाल इसकी अपेक्षा ये ठीक ठाक है, इसलिए इसने इसके तरफ मुख किया है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका मुख कैसे बदलता है। ठीक है, अगर हम दोनों को e⁻x में कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए e⁻x -x2। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हमारा क्या हो गया, फलन। अब देखिए ये फलन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2)। अतः हम देख रहे हैं ना कि x1 यदि x2 से छोटा है तो f(x1) का मान क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, f(x2) का मान छोटा आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब क्या, बड़े से छोटे क्रम में घटते जा रहा है। जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फलन क्या होगा, घटता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फलन क्या है, निरंतर ह्रासमान है। अतः
एफ एक्स बिलोंग्स आर पर निरंतर हरासमान फलन है। अब चलिए इसको हम दूसरी विधि से देख लेते हैं। ये सवाल सॉल्व हो गया हमारा, अब यहाँ पे सॉल्व हो गया। हम चाहेंगे तो दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। देखिए हम आपको बार बार बता रहा हूँ दो विधियाँ। प्रथम अवकलज के प्रयोग से क्या हो जाएगा, आपको पहले फलन लिखते हैं। सर्वप्रथम एफ एक्स लिखिए, इसको क्या करेंगे e टू द पावर एक्स है माइनस एक्स है। अगर इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे का एक्स के सापेक्ष अवकलज करिए तो ये एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ये माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये -1 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस एक्स का करेंगे तो -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, चूंकि e टू द पावर माइनस एक्स का भी मान क्या होता है 1 से बड़ा होता है, चूंकि ये धनात्मक होता है। e टू द पावर माइनस एक्स और e टू द पावर एक्स दोनों मान क्या होता है x से 1 से बड़ा होता है, दोनों का मान 1 से बड़ा आता है। आप लोग चारघातांकीय चैप्टर में पढ़े होंगे, तो ये क्या होता है बड़ा होता है, तो एफ डैश एक्स, इसलिए अगर दोनों तरफ माइनस गुणा कर देंगे, माइनस 1 से बड़ा होता है ना, ठीक है। तो जब ये 1 से बड़ा होता है तो 0 से भी बड़ा होगा, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो गया ना। अगर दोनों तरफ -1 कर देंगे, देखिए माइनस गुणा कर दें तो e टू द पावर माइनस एक्स इज लेस देन 0 हो जाएगा ना। अगर 0 से गुणा कर दें दोनों तरफ तो ये तो मान में कोनो अंतर आएगा नहीं 0 में, और ये क्या हो जाएगा 0 छोटा हो गया। फिर दुख पड़ा, दुख में मुंह फेर लिया इसने, यानी कि अक्सर दो लोग क्या करते हैं दुखों में दूसरे की तरफ घूम जाते हैं, मुख मोड़ लेते हैं, कोई सहायता करने वाला नहीं होता है। उसी प्रकार से ये भी क्या होता है, जैसे ही विपत्ति आई इसके माइनस यानी विपत्ति, तो वैसे ही वो मुख इधर कर लिया, ठीक है। अब देखिए एफ, इसलिए हम क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अतः इस अवस्था में क्या होता है, इस स्थिति में एफ एक्स बिलोंग्स आर पर निरंतर व हरासमान होगा। हरासमान है, निरंतर क्या है, हरासमान है। चलिए नोट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखाइए कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई अंतराल 0, पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। निरंतर वर्धमान फलन है तो इसको लिए क्या करेंगे हम लोग, सामान्य विधि पहले देखेंगे। सामान्य विधि से पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी विधि दिखाएंगे आपको। पहले सामान्य विधि देखिए क्या होता है, चूंकि इसमें मानते हैं माना x1 का x2 बिलोंग्स आर इस प्रकार है कि x1 इज लेस देन x2, तब अगर दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग x1 लॉग x2। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि देखिए लॉग 1 का मान क्या होता है 0 और लॉग 10 का मान होता है बेस 10 बराबर 1 होता है, अर्थात बेस 10 बेस कुछ भी हो उसका मान क्या होता है 1 हो, तो बेस 10 होता है ना, तो 1 हो गया। चूंकि यहाँ पे देखिए आपका मान कि जैसे जैसे बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, जैसे जैसे log 1 log 2 log 3 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो इसका मान क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। तो अतः यह यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि छोटा है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे log 1 इज लेस देन log 10, अर्थात ये जो वैल्यू है, चूंकि ये क्या है आपका 1 इज लेस देन 10 है ना, तो दोनों बढ़ा रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि चूंकि x1 इज लेस देन x2 है ना, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। अतः यहाँ पे ये बता सकते हैं कि f x1 इज लेस देन f x1। आपको ये लॉग के बारे में कंडीशन मालूम होनी चाहिए। जब ये इसके बारे में कंडीशन आपको मालूम होगा कि इसका मान जैसे जैसे बढ़ते क्रम में जाते हैं बढ़ता जाए, चूंकि यहाँ से इन्फिनाइट दिया है, चूंकि जो ये दिया हुआ है जहाँ पे x1 x2 बिलोंग्स 0 से इन्फिनिटी, यानी कि ऋणात्मक में वैल्यू नहीं रखनी है, इसका मान क्या करना है धनात्मक में रखना है, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप ले लेंगे, और ये 0 लेंगे नहीं, इन्फिनाइट लेंगे नहीं, उसके अंदर हम 1 2 3 4 5 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। इतना क्या हो गया।
अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसको हम लिखेंगे अतः एफ एक्स एक्स अंतराल आर में या एक्स अंतराल एक्स बिलोंग्स 0 to इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान फलन है ना, निरंतर वर्धमान फलन है। अब देखिए दूसरी विधि आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे दूसरी विधि क्या होगी, प्रथम अवकलज की सहायता से दूसरी विधि ये दूसरी विधि है बाबू। किसी एक विधि से आप सॉल्व कीजिएगा, जो आपको आसान लगेगी वो विधि आप चूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यही आसान होती है, क्योंकि कठिन से कठिन क्वेश्चन को सरलता से ये क्या कर देती है, कठिन सॉल्व हो जाता है। अभी यहाँ पे लग रहा होगा कि आपको ये बराबर है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन बड़ा होता जाएगा आपको ये सरल लगने लगेगा और ये कठिन लगने लगेगी। इसीलिए आपको इसकी कठिनाई को ही दूर करने के लिए क्या किया गया, इस विधि का उपयोग किया जाता है और इसके लिए क्या किया गया, अवकलज का प्रयोग किया गया। देखिए अब क्या करेंगे, इसको प्रथम अवकलज की सहायता से लिखिए। एफ एक्स बराबर पहले फलन लिख लेते हैं log x बेस सी। अब क्या करेंगे, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज करते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर होता है log का, हम लोग अवकलन log x बेस सी का अवकलन करते हैं तो क्या होता है 1 में आपका क्या हो जाएगा बाबू, 1 में x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 में x। अब देखिए चूंकि 1 में x है ना, तो चूंकि x का जो मान है x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इन्फिनाइट से क्या है, छोटा है ना, और x इज ग्रेटर देन 1। ये x का मान क्या है, 1 से बड़ा और 1 से छोटा। देखिए हम ये यहाँ पे आपको एग्जांपल बताते हैं, 1 में x है। अब इसके लिए मैंने x का मान रख लिया 2, 1 रखिए 2 रख दिए तो 0.5 आया। अगर x का मान हमने 4 रख लिया तो क्या आ जाएगा बाबू, इसे भाग दीजिए 0.25 आता है इसका मान। अब देखिए 2.5 आता है ना, तो ये 1 दशमलव स्थान तक है, इसको भी क्या कीजिए 1 स्थान तक लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 0.3 और 0.5 में कौन बड़ा है बाबू, अगर इसी को हम लोग 1/8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1/8 करेंगे तो 0.123 आएगा, 1.2 आएगा। अब देखिए 2 स्थान, इसको भी 1 स्थान तक करेंगे तो कितना आएगा 0. अब चूंकि ये देखिए 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा है तो इसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे वैसे 0.1 आया। यहाँ पे बड़ा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, जब इस स्थिति में क्या होता है 1 में x इज लेस देन क्या होता है, इज लेस देन होता जाएगा। इसके लिए हर इज लेस देन हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, देखिए 1 0 से बड़ा है, चूंकि सॉरी इसको 0 से बड़ा है ना, घटता जा रहा है, ये मान घटता जा रहा है। तो चूंकि घटता तो जा रहा है लेकिन 0 से छोटा नहीं हो रहा है, घटता तो जा रहा है लेकिन 0 से छोटा नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसको इज ग्रेटर देन 0। यानी कि हर हाल में कुछ भी मान रख दीजिए, कोई भी मान रख दीजिए, आपका मान जो भी आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। इसलिए क्या है, ये बड़ा है ना, इसलिए 1 में x क्या है 0 से बड़ा होगा। ये कंडीशन से आप देख लीजिएगा, जो हमेशा 0 से बड़ा आ रहा है ना, अतः एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, अतः जब ये एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ जाता है, 0 से बड़ा है तो निरंतर वर्धमान होता है ना, छोटा रहता है तब ना। चूंकि हर हाल में ये बड़ा आ रहा है, घट तो रहा है, वैल्यू भले घट रही है लेकिन आ तो धनात्मक रही ना, इसके अनुसार नहीं ना है। ये अवकलज के लिए कुछ अलग उपयोग हो जाता है। क्या हो जाता है, ये जब भी ये 0 से बड़ा होगा, हर हाल में मान निकालने जो भले ये वैल्यू घट रही है लेकिन हर हाल में क्या है 0 से बड़ी है, अर्थात इससे हमारा जो मान आ रहा है एफ डैश के लिए 1/x इज ग्रेटर देन 0, इसलिए हमारा एफ डैश इक्वल टू 0 हो गया ना। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स एक्स बिलोंग्स 0 to इन्फिनिटी के लिए पर क्या है, पर निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर क्या है, वर्धमान फलन है। ओके, इसको नोट कर लीजिए बाबू। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको हम लोग सामान्य विधि से देखेंगे। अब क्या है, क्वेश्चन दिया गया है कि दिखाइए कि एफ एक्स इक्वल टू log x बेस a, जहाँ पे a क्या है, a इज लेस आर इक्वल टू a इज 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, अंतराल 0 और इन्फिनिटी पर एक निरंतर क्या है, ह्रासमान फलन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बाबू, हम लिखेंगे सामान्य विधि से, सामान्य विधि
से, सामान्य विधि से क्या हो जाएगा आपका, चूंकि माना x1 व x2 बिलोंग्स क्या 0 से इन्फिनाइट, ठीक है, तब x1 इज लेस देन x2 के लिए क्या हो जाएगा बाबू, अगर दोनों पक्षों को हम क्या ले लेते हैं, लॉग लेते हैं, तो log x1 इज लेस देन log x2। लॉग लेने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर हमारा बेस में log a दिया है ना, हम क्या करते हैं, चूंकि देखिए अगर log x बेस में a दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं log x अपान में log a, बेस में a रहता है। तो अगर इस रूप में बनाना है तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, log से भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो चूंकि अब देखिए, चूंकि a 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, अगर बेस a, अगर कोई संख्या 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है तो इसके बीच में तब log a इज लेस देन 0 होता है। क्यों, क्योंकि log 1 पे वैल्यू क्या होती है, log 1 पे इस तरीके का क्वेश्चन में एक बता चुका हूं, ऐसी वैल्यू पे जब log 1 का मान 0 होता है तो 1 से नीचे पीछे की तरफ जाएंगे तो उसका मान धीरे धीरे घटने ना करेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा, माइनस आएगा तो छोटा हो जाएगा। तब इस पर क्या हो जाएगा, हम अगर किसी ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक में आएगा, ऋणात्मक में आएगा, इसका मान ऋणात्मक में आएगा। अगर हम किसी ऋणात्मक संख्या से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो मान लीजिए कि 1 है, ये 2 है, अगर -1 से भाग दिया इसमें भी है, -1 से इसमें भी, ये जबकि बड़ा है ना चिन्ह, जैसे ही दुख आएगा ये अपना मुख इधर फेर लेगा, तो ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। अब कौन बड़ा हो गया, ये, और ये छोटा हो गया। अब ये छोटा आदमी हो गया, दुख पड़ा, ये छोटा आदमी हो गया, ये है दुख, दोनों पे पड़ा। तो कहने का मतलब कि ये है कि ये बेचारा, इसके यहाँ से क्या होगा, धन कम चोरी हुआ, इसके जितना था उतना चोरी हुआ, इसके यहाँ से पूरा चोरी हो गया, तो ये ज़्यादा अमीर था तो ज़्यादा गरीब हो गया ना, ये ज़्यादा अमीर था ये ज़्यादा गरीब है, ये कम गरीब था ये कम गरीब होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपका, छोटा हो गया यानी ऋणात्मक है, अगर ऋणात्मक से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, log x1 अपान में log a। अब इसे चूंकि ये ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं तो कुल मिलाकर बात क्या होता है, या ऋणात्मक संख्या से भाग दीजिए या गुणा कीजिए, तो बाकी होती है अगर ऋणात्मक नंबर से भाग देते हैं तो संख्या ऋणात्मक हो जाती है, तो ये चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, चिन्ह बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, log x2 अपान में log a। इसको लास्ट के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, log x1 बेस a इज ग्रेटर देन log x2 बेस a। और ये क्या हो जाएगा, log, तब इसको लिख सकते हैं क्या, f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2)। अतः क्या हो गया बाबू, अतः ये हमारा फलन क्या है, fx x अंतराल 0 से इन्फिनिटी में क्या है, पर निरंतर ह्रासमान फलन है, निरंतर ह्रासमान फलन है, निरंतर ह्रासमान फलन हो गया ना। अब ये तो निरंतर ह्रासमान फलन हो गया, अब क्या करेंगे बाबू, इसको प्रथम अवकलज की विधि से, प्रथम अवकलज की विधि, प्रथम अवकलज की विधि से कर लेंगे। क्या हो जाएगा बाबू, ये हर विधि से मैं बता रहा हूं ताकि आप चेक कर लीजिएगा। अब अगले प्रश्नावली में मैं केवल एक ही विधि बताऊंगा, प्रथम अवकलज की विधि से, आप इसको उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखिए, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग करना है, क्योंकि हम लोग अवकलन का प्रयोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये fx लिखिए, fx बराबर क्या हो जाएगा आपका, log x बेस a। अब ये क्या हो जाएगा बाबू, अगर इसका समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, f'(x), तो ये हो जाएगा 1 अपान में x इंटू log e बेस a, log e बेस a। चूंकि log e का मान क्या होता है आपका, देखिए x का वैल्यू हम 0 से इन्फिनाइट तक रखेंगे, चूंकि x बिलोंग्स 0 टू इन्फिनाइट है ना, इसलिए 1 अपान में x का मान क्या होगा, हर हाल में 0 से बड़ा होगा। परंतु ये log e है ना, log a इज लेस देन 0, क्योंकि आपको अभी दिखा चुका हूं, क्योंकि a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन, क्योंकि a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 1, ठीक है ना, इसीलिए अतः log e
log e बेस a इक्वल टू log e अपान में log a। चूंकि ये ऋणात्मक मान है ना, ये ऋणात्मक मान है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, log e बेस a इज लेस देन छोटा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका पूरा मान क्या हो जाएगा, ये f डैश x इज लेस देन 0। क्योंकि इसमें अगर किसी धनात्मक संख्या में, अगर किसी धनात्मक संख्या से में ऋणात्मक संख्या से गुणा करें तो भी ऋणात्मक हो जाता है ना, तो ऋणात्मक होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 छोटा। अतः क्या कर सकते हैं, अतः एफ एक्स एक्स बिलोंग्स 0 to इन्फिनाइट पर फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बाबू।